नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का सिस्टम चीन कंट्रोल करता है। पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार तक सब चीन का हुक्म मानते हैं। लेकिन पहली बार भारतीय सेना ने सबूतों के साथ पाकिस्तान परस्त चीन की करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है और यह भी साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि चीन है। भारतीय सेना ने बता दिया है कि पाकिस्तान को कठपुतली बनाकर चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने आज चीन पाकिस्तान के नापाक गठबंधन को बेनकाब कर दिया। Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. तो चीन से पुराने और कबाड़ वाले हथियार पाकिस्तान औने पौने दामों पर खरीदता रहा है और पाकिस्तान ये सारे हथियार, चाहे वो PL-15 मिसाइल हो या ये J-10 फाइटर जेट, इन सब का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ उसने बार बार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालांकि जिस तरीके से उसके सारे हथियार फिसड्डी साबित हुए, मार गिराए गए, खेतों में पड़े मिले, उससे जो चीनी मिसाइल है या जो चीनी साजो सामान है उसकी क्या औकात है यह भी दुनिया को पता चल गया। लेकिन इस बार भारतीय सेना के जो टॉप लेवल के से जो चीनी साजिश को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और उसके बाद हमारे सामने खुद अपनी सेना अपनी सैन्य क्षमता को अपग्रेड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, ये बात क्यों कह रही है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन जरा पहले सुनिए कि राहुल आर सिंह ने इस बारे में क्या कहा। The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारियों और अग्रिम मोर्चों पर हमारी तैनाती को लेकर लगातार लाइव इनपुट दे रहा था। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की डिफेंस सैटेलाइट भारत पर लगातार नजर गड़ाए हुई थी और बीजिंग से सारा फीड रावलपिंडी ट्रांसफर हो रहा था और बहुत मुमकिन है कि बंकर में छुपा मुनीर यही लाइव इनपुट देख रहा हो और अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हो। हालांकि इतना तगड़ा बैकअप और सैटेलाइट से जानकारी मिलने के बावजूद पाकिस्तान हारा, उसे करारी चोट लगी। इसलिए कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हारने वाला सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन और उसका जो साथी तुर्की है वो भी है, क्योंकि चीन के साथ साथ तुर्की भी पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहा था और अपने ड्रोन्स और उसके जो दूसरे साजो सामान थे उससे वो भारत के खिलाफ हमले की पूरी प्लानिंग में पाकिस्तान के साथ शामिल था। यहां तक कि तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर भी पाकिस्तान में मौजूद थे। यह खुलासा भी डिप्टी चीफ ने किया है। और जरा आप इस बात को अब समझिए कि किस तरीके से जो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, पाकिस्तान और तुर्की का गठबंधन जो है वो सामने आया। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जो भारत की जो रणनीतिक चुनौतियां हैं उसके बारे में अक्सर जो ये बात कही जाती रही है कि भारत को हमेशा मल्टीपल फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा, 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो यूं ही नहीं कही जाती रही। ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक छोटे से अभियान में यह बात खुलकर सामने आ गई कि असल में पाकिस्तान तो एक प्रॉक्सी है, पाकिस्तान तो एक मोहरा भर है, असली चाल तो चीन चल रहा है।
और भारत को इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी उससे पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो इस बात का ध्यान उसे हमेशा रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है और असल में उसको चीन को सबक सिखाना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरा साजो सामान है, पूरा हथियार है, उसका 80% तो चीन से आया हुआ है। और चीन उसे किस तरीके से युद्ध के दौरान लगातार मदद कर रहा था, इसके बारे में जो राहुल आर सिंह ने जो बताया, आपने सुना कि किस तरीके से चीन का जो पूरा सर्विलांस है, जो पूरा सैटेलाइट सिस्टम है, उस समय भारत पर फोकस था। उन्होंने कहा कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत में जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि आपके हथियार और आपके वेक्टर, जो वेक्टर का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि एक मूवमेंट हो, जिसमें कि एक मोशन हो, यानी कि चाहे वो आपके मिसाइल हो या आपके फाइटर प्लेन हो, तो जो भी आपके वेक्टर हैं वो प्राइम्ड हैं और हमले के लिए तैयार हैं। प्राइम्ड है मतलब कि एकदम पूरी तैयारी की मुद्रा में हैं और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं। कहा कि हमें इसके बारे में एक एक चीज, एक एक डिटेल पता है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पुल बैक कर लीजिए, यानी कि आप ये हमला मत करिए। आखिर इतनी डिटेल से इतनी बारीक जानकारी कौन मुहैया करा रहा था? उस समय राइटर्स की एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि चीन के पास 260 से ज्यादा ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि असल में मिलिट्री सैटेलाइट हैं, जो कि खुफिया सैटेलाइट हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय चीन के ये जो सैटेलाइट्स थे उनमें से ज्यादातर भारत पर फोकस किए गए और भारत के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही थी ताकि भारत में जो मिलिट्री मूवमेंट है, भारत में जो तैनाती है, भारत में जो सेना और सुरक्षा बलों का जो मूवमेंट है, उसको बारीकी से न सिर्फ देखा जाए बल्कि पाकिस्तान को हर पल की ताजा अपडेट दिया जाए। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के साथ चीन किस तरीके से एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा था। बावजूद इसके पाकिस्तान को जिस तरह की मार लगी है, जिस तरह की चपत लगी है, यह साबित करता है कि भले चीन, पाकिस्तान और तुर्की या इस तरह के सारे जो देश हैं वो एकजुट हो जाएं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प के सामने और भारत की सेना के पराक्रम के सामने वो टिक नहीं सकते। हां, उसके लिए कई और जरूरतें हैं, कई और तैयारियों में जो कमी है उसको पूरा करने की जरूरत है और उसकी तरफ भी मेजर जनरल ने आज इशारा किया। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत उस दिशा में काम करेगा। लेकिन देश का मूड मीटर में अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको यह बताते हैं कि घाना के 2 दिन के दौरे पर जब पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे हैं तो अमेरिका के दक्षिण कैरिबियन सागर में मौजूद एक छोटा सा देश जो कि भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन 180 साल पहले भारत से इसका नाता किस तरीके से जुड़ा और जिसकी कहानी, जो शुरुआती कहानी है वो बहुत दुख भरी है, लेकिन आज वही देश भारतीय संस्कृति की ताकत, सनातन के गौरव और प्रचंड पुरुषार्थ का प्रतीक बना हुआ है। 15 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा कैरिबियाई देश आज कैरिबियाई इलाके में सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। वर्ल्ड बैंक की लिस्ट में हाई इकोनॉमी और इनकम वाले देशों में इसकी गिनती होती। त्रिनिदाद टोबैगो आज जिस मुकाम पर है उसमें उन भारतीयों का खून पसीना शामिल है जिन्हें अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर अंग्रेज भारत ले गए, लेकिन गिरमिटिया बनाकर उन्हें बंधुआ मजदूरी के नरक में झोंक दिया गया। उनकी जिंदगी काला पानी बन गई, लेकिन यूपी बिहार से गए उन भारतीय मजदूरों के पास वो ताकत थी जिसने उन्हें बिखरने नहीं दिया। विपरीत परिस्थितियों में उन्हें आपस में और हिंदुस्तान से जोड़े रखा। वो ताकत सनातन की ताकत थी। पीएम मोदी त्रिनिदाद टोबैगो जब पहुंचे तो उन्होंने उनकी इसी ताकत की तरफ इशारा किया और उसे दोहराया। एक बार सुनिए जरा। फ्रेंड्स, I know that the journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced could have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope.
They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts. तो पीएम मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो में भारतीय समुदाय के सामने रामायण का जिक्र किया, तो उससे भगवान राम के वनवास की कहानी कैसे जुड़ती है, हनुमान की भक्ति और शक्ति की कहानी किस तरीके से जुड़ती है इस देश से, इस देश के लोगों से। आज देश का मूड मीटर में उसकी परतें खोलूंगा। इसमें सनातन की शक्ति के सहारे समंदर में धरती गढ़ने की वो कहानी भी शामिल है जिसने अंग्रेजों को भी चौंका दिया था। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि त्रिनिदाद टोबैगो में पीएम मोदी का स्वागत हुआ तो राम और रामायण उसमें किस तरीके से शामिल है। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन की तस्वीर है, जहां पीएम मोदी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। साल 1999 के बाद इस देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था। स्वागत की इसी घड़ी में भी, इस घड़ी में रामायण पूरी ध्वज के साथ वहां मौजूद था। पीएम मोदी का स्वागत करने वालों में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के वेश में सजे लोग मौजूद थे। जरा गौर से देखिए। और जब आगे बढ़ते हैं पीएम मोदी, तो उनके स्वागत में भोजपुरी चौताला भी था। इस वीडियो को जरा देखिए। एयरपोर्ट की बिल्डिंग में रामायण के दोहों को 4 ताल में गाकर सुनाया जा रहा है। तो त्रिनिदाद से राम का वनवास कैसे जुड़ता है, अब जरा उसे यहां से समझिए। सन 1834 में ब्रिटेन ने अफ्रीका में गुलाम प्रथा पर रोक लगा दी। त्रिनिदाद टोबैगो से लेकर मॉरिशस जैसे ब्रिटिश उपनिवेश जैसे ये जो सारे देश थे, वहां गन्ने के खेतों और दूसरे कामों के लिए मजदूरों की भारी कमी होने लगी। इन मजदूरों की कमी पूरी करने के लिए अंग्रेज भारत से मजदूर लेकर गए और इसके लिए खास तौर से यूपी बिहार का इलाका चुना गया, जहां छोटे किसान मजदूरी के साथ साथ भूखमरी से भी जूझ रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें बढ़िया काम और मजदूरी का झांसा दिया और गिरमिटिया बनाकर यहां से ले आए। इसके साथ 5 से 7 साल का एक मजदूरी का एग्रीमेंट किया गया इनके साथ, और यही एग्रीमेंट कम पढ़े लिखे मजदूरों की जुबान में गिरमिट कहा जाने लगा और भारत के मजदूर गिरमिटिया कहलाने लगे। गिरमिटिया अच्छी जिंदगी की चाह में त्रिनिदाद टोबैगो जैसी जगहों पर आए थे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। बेहद गर्म मौसम में उन्हें अंग्रेजों की बंधुआगिरी करनी पड़ रही, बहुत तकलीफ और अत्याचार झेलना पड़ रहा था। भारत वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अपने दुख भुलाने के लिए और एकजुट रहने के लिए उन्होंने रामायण को जरिया बनाया। खुद को भरोसा दिलाया कि जिस तरह भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था, यह भी उनकी जिंदगी का वनवास है, और जिस तरह भगवान राम ने अपने पुरुषार्थ से वनवास को तोड़ा, वो भी इसे जरूर तोड़े, और इसमें हनुमान जी उनकी मदद करें। जिन मुश्किलों में अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं, राम वनवास की भावना और रामायण को दिल में लगाकर गिरमिटिया भारतवंशियों ने उसे हंसी हंसी में झेल लिया। आज यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन गिरमिटिया बनकर गए भारतीयों के शारीरिक शोषण के साथ साथ कानूनी तौर पर भी उन्हें सताया जा रहा था, और इसकी वजह उनका हिंदू होना था। तो सन 1834 से 1945 तक 111 साल त्रिनिदाद और टोबैगो गए भारतीय मजदूरों के लिए एक काला पानी की तरह। गिरमिटिया मजदूरों की हालत अफ्रीका के गुलामों से भी बदतर थी। भूखमरी तो थी ही, उनकी अगली पीढ़ी को भी गिरमिटिया मजदूर बनाने की साजिश थी। उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही थी। भारतीय मजदूरों की शादियों को कानूनी मान्यता तक नहीं थी, और इस तरीके से उनके बच्चों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा था। यहां तक कि मरने वालों को हिंदू पद्धति से अंतिम संस्कार करने की भी मनाही थी। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि सन 1945 तक यह सब चल रहा था। उन तकलीफों को याद कर गिरमिटिया कैसे अपने देश भारत को याद करते थे, वो जरा आप इस गीत के जरिए समझ सकते हैं। त्रिनिदाद में गाया जाने वाला गीत
जो है इसका मतलब जरा समझिए। इसका मतलब हमारा देश भारत बहुत सुंदर है। इसकी जो लाइनें हैं जो उनकी भाषा में, जो कि असल में भारत की भाषा है, वो जिसे गाते हैं वो, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि हमारा देश भारत बहुत सुंदर है, हमारी जान वहां बसती है, यहां तो हम बेबस हैं। एक तरफ अंग्रेज अफसर ने हमें घेर रखा है तो बाकी तीन तरफ से समंदर ने हमें घेरा हुआ है। इन अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के सामने भारत के गिरमिटिया न तो टूटे और न झुके। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत यही रामायण थी। दिन भर की बंधुआगिरी के बाद रात में वो एकजुट होकर राम को याद करते, चौताला में रामायण गाते और सारा दुख दर्द भूल जाते। इस एकजुटता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने धर्मांतरण की साजिश तक रची। ऐसे हालात बनाए जा रहे थे ताकि गिरमिटिया सनातन धर्म छोड़कर ईसाई बन जाए। अंग्रेज इसके लिए कितनी क्रूरता कर रहे थे, इसकी मिसाल गिरमिटिया सियुदास की कहानी है। सियुदास त्रिनाद के एक बागान में गिरमिटिया मजदूर थे और उन्होंने पूजा करने के लिए मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाई थी। बिना मंजूरी के स्टेट की संपत्ति पर ऐसा करने के लिए, मतलब एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अपनी रिहाई के बाद सियुदास ने तय किया कि वो भगवान का एक मंदिर बनाएंगे और उसके बाद उन्होंने अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा इसके लिए समर्पित कर दी। वो पूरे दिन गन्ने के खेत में मेहनत करते और शाम को अपने कंधों पर बड़े बड़े पत्थर लेकर समंदर में जहां तक संभव हो पाता वहां तक जाते और उस पत्थर को रख देते और इस तरह से समुद्र में पत्थर डाल डालकर वहां एक चबूतरा बनाया उन्होंने और फिर उस चबूतरे पर एक मंदिर का निर्माण किया। ये जो अभी आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी चबूतरे की और उसी मंदिर की तस्वीर। सियुदास का वो मंदिर आज त्रिनिदाद टोबैगो समेत पूरे वेस्ट इंडीज के हिंदुओं के लिए एक तीर्थ है। इस महान दृढ़ निश्चयी हिंदू के सम्मान के प्रतीक के रूप में उनकी प्रतिमा आज भी वहां खड़ी है। सियुदास के विद्रोह ने तब अंग्रेजों को चौंकाया था और गिरमिटिया भारतीयों की अगली पीढ़ी को एक नई ताकत दी थी। उन्होंने भूखे पेट रहकर पाई पाई पैसा बचाकर पैसा इकट्ठा किया, एकजुट होकर जमीन खरीदकर उस पर मंदिर बनाने का सपना देखना शुरू किया। सनातन धर्म को सहेजने के लिए सनातन धर्म महासभा बनाई। धर्म में एकजुटता रखते हुए सामाजिक तौर पर भी वो मजबूत होते चले गए और आज आप यकीन नहीं करेंगे, त्रिनाद में 300 से ज्यादा मंदिर हैं और गिरमिटिया भारतवंशियों की 5वीं 6ठी पीढ़ी आज वहां सबसे समृद्ध है। ये उसी सनातनी संकल्प का नतीजा है। त्रिनाद में आज 40% भारतीय मूल के लोग हैं, यानी गिरमिटिया भारतीय मजदूरों के वंशज, जिसमें कि मौजूदा राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर भी शामिल हैं। एक समय में इनके पूर्वज खेतिहर मजदूर थे। आज वो समाज के सबसे समृद्ध और सबसे प्रभावशाली लोग। ये बदलाव उनके साहस, संघर्ष और ढलने की क्षमता को दिखाता है। उनकी बोली, उनके त्योहार, खान पान और रीति रिवाज आज त्रिनिदाद और टोबैगो की पहचान का एक अहम हिस्सा है। तो अब देश का मूड मीटर में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तिब्बत के सुप्रीम धर्मगुरु दलाई लामा के बारे में, जिनके उत्तराधिकार का मसला भारत और चीन के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह बन सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 6 जुलाई को 14वें तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है और जन्मदिन के जश्न को शानदार और यादगार बनाने के लिए बहुत ही भव्य तैयारी चल रही है। 3 लाख से ज्यादा लोग इस मौके पर दलाई लामा के दर्शन करने पहुंचेंगे। ये एक ग्लोबल इवेंट होने वाला है। तिब्बती लोगों के लिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन दलाई लामा ने संकेत दिया है कि वो अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने जन्मदिन के मौके पर भी कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उनकी मृत्यु के बाद भी तिब्बती बौद्ध धर्म संगठन
और परंपरा जारी रहेगी और नया दलाई लामा उनकी बनाई गई व्यवस्था के हिसाब से ही चुना जाएगा। लेकिन चीन को यह बात मंजूर नहीं है और उसका कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चुनाव उसके सहमति के बगैर नहीं हो सकता। तिब्बती बौद्ध परंपरा के मुताबिक दलाई लामा का अब तक पुनर्जन्म होता आया है। जो मौजूदा 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं, वो उनका जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ था, लेकिन चीन चाहता है कि जो अगला दलाई लामा चुना जाए उसमें बीजिंग की मंजूरी ली जाए, उसकी सहमति ली जाए। और इसके लिए चीन ने 2007 में बाकायदा एक कानून भी बनाया जिसके मुताबिक जिसे भी दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुना जाएगा उसके लिए चीन के सरकार की मंजूरी जरूरी हो। लेकिन दलाई लामा पहले ही ये कह चुके हैं कि उनके उत्तराधिकारी का पुनर्जन्म तिब्बत में नहीं बल्कि भारत या किसी दूसरे स्वतंत्र देश में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगला दलाई लामा तिब्बत से नहीं होगा, क्योंकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि क्योंकि 1951 में उस पर चीन का कब्जा हो गया और जिसके खिलाफ दलाई लामा और धर्मशाला से तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है और जो ग्लोबल तिब्बतन कम्युनिटी है वो लगातार संघर्ष कर रही, आजादी की लड़ाई लड़ रही। भारत चीन संबंधों में तिब्बत और दलाई लामा हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और अब दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर जिस तरह दखलंदाजी कर रहा है चीन, उससे भारत चीन संबंधों में तल्खी और बढ़ सकती है और चीन तिब्बती जो बौद्ध धर्म है उसको कंट्रोल करके तिब्बत पर अपने कब्जे को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीनी कब्जे और जुल्म की वजह से ही 1959 में दलाई लामा को लहासा से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी और अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव को चीन एक बड़े मौके की तरह देख रहा है। उसे लगता है कि अगले दलाई लामा का जो चुनाव होगा, अगर वो उसकी मर्जी से हुआ, यानी कि अपनी मर्जी का वो दलाई लामा का चयन करने में सफल हुआ, तो तिब्बत में चल रहे आजादी के आंदोलन को वो आसानी से काबू में कर लेगा। लेकिन भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि दलाई लामा का चुनाव तिब्बती बौद्ध धर्म का इंटरनल मामला है और इसमें चीन की या किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपना अगला उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार सिर्फ दलाई लामा को है और किसी और को इस बारे में बोलने का भी हक नहीं। असल में चीन अगले दलाई लामा के रूप में एक राजनीतिक कठपुतली खड़ा करना चाहता है ताकि तिब्बत पर उसके कब्जे को धार्मिक और वैचारिक मान्यता मिल जाए। चीन की इसी चालबाजी को देखते हुए यह आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में दो अलग अलग दलाई लामा हो सकते हैं, एक बीजिंग की तरफ से चुना गया और एक जो तिब्बती निर्वासित सरकार और ग्लोबल बौद्ध कम्युनिटी जिसको चुनेगी वो होंगे। तो चीन एक तरीके से एक नए खेल की शुरुआत उसने की और एक कैसे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश में है, यह हम आपको बताएंगे। नए दलाई लामा का चुनाव कैसे किया जाएगा, उसमें चीन कैसे दखलंदाजी कर रहा है, यह सब मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह जानिए कि अब तक जो दलाई लामा का चुनाव होता रहा है वो कैसे होता रहा है। तो तिब्बती बौद्ध परंपरा के हिसाब से पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ही अगले दलाई लामा का चुनाव किया जाना है और मान्यता यह है कि वर्तमान दलाई लामा के देहांत के बाद उनकी आत्मा एक नवजात शिशु में पुनर्जन्म लेगी। पिछले दलाई लामा के निधन के बाद एक शोक का समय होता है और इसके बाद अगले दलाई लामा की खोज के लिए वरिष्ठ लामाओं की एक टीम बनाई जाती है जो कि संकेतों, सपनों और भविष्यवाणियों के आधार पर अगले दलाई लामा का चुनाव करते हैं। अब वो संकेत और सपने और भविष्यवाणियां क्या क्या हो सकती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कि दलाई लामा के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चिता से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या थी, मृत्यु के समय दलाई लामा किस दिशा में देख रहे थे। वरिष्ठ लामा जो हैं वो उसी दिशा में नए दलाई लामा की खोज करने जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार सालों लग जाता है। फिर संभावित बच्चों के मिल जाने के बाद उनमें से असली दलाई लामा कौन है या जो पिछले दलाई लामा का पुनर्जन्म किस बच्चे के रूप में हुआ है, इसकी पहचान करने के लिए
उनके हाव भाव और उनके लक्षणों को बारीकी से देखा जाता है। और कई बार दलाई लामा की जो चीजें होती है, जैसे कि उनकी माला या छड़ी वगैरह वगैरह को उनके सामने रखा जाता है, और उनमें से जो बच्चा उसकी सही पहचान कर लेता है उसको समझिए कि उसे दलाई लामा स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद उस बच्चे को बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति और दर्शन की बहुत गहरी शिक्षा दी जाती है, और फिर इसके बाद वो दलाई लामा के रूप में स्थापित होते हैं। तो अब तक जितने भी दलाई लामा हुए, उनमें से सिर्फ एक का जन्म मंगोलिया में हुआ और एक का जन्म पूर्वोत्तर भारत में हुआ था। इसके अलावा बाकी सारे दलाई लामा तिब्बत में ही तलाशे गए। लेकिन इस बार 14वें दलाई लामा ने कह दिया है कि पारंपरिक पुनर्जन्म के अलावा उत्तराधिकार वाला रास्ता भी है, जिसके जरिए अगले दलाई लामा का चुनाव किया जा सकता है। यानी संकेत यह है कि इस बार उत्तराधिकारी का सिलेक्शन उनके जीवन काल में ही हो सकता है। दलाई लामा ने अगला दलाई लामा चुनने के लिए साल 2015 में एक ट्रस्ट भी बना दिया है, और जिसका नाम है गदेन फोड्रांग ट्रस्ट। दलाई लामा ने यह भी संकेत दिया है कि उनका उत्तराधिकारी जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हो, वो महिला भी हो सकती है। तो ये तो थी दलाई लामा के चुने जाने की तिब्बती परंपरा, लेकिन चीन उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने स्वर्ण कलश वाले सिस्टम को सही साबित करने में तुला हुआ है। अब यह सिस्टम क्या है उसको भी थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। चीन का दावा यह है कि उसे 1793 के किंग राजवंश की स्वर्ण कलश प्रक्रिया के तहत दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है। और अब चीन की इस प्रक्रिया के क्या है, जरा इसको समझिए। इस प्रक्रिया के तहत दलाई लामा के उत्तराधिकारी के तौर पर कई नामों को खोजा जाता है, और फिर उन सारे नामों को सोने के कलश में डाल दिया जाता है लिखकर। इसके बाद जिस भी बच्चे का नाम उस कलश से चुना जाता है, यानी एक तरीके से लॉटरी सिस्टम, उसे ही दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। हालांकि दलाई लामा और तिब्बती समुदाय चीन की इस प्रक्रिया को अपनी धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। 14वें दलाई लामा ने अपनी किताब, जो कि इसी साल मार्च में प्रकाशित हुई है, उसमें उन्होंने तिब्बतियों से अपील की है कि वे राजनीतिक हितों के लिए चीन की तरफ से चुने गए दलाई लामा को कभी मंजूर न करें। अब यह भी जान लीजिए कि दलाई लामा का जो उत्तराधिकार का मामला है, वो सिर्फ तिब्बत का धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि तिब्बत का राजनीतिक भविष्य का भी निर्णय करने वाला है। 1951 के तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद से बीजिंग में तिब्बती बौद्ध धर्म को लगातार कंट्रोल करने की बीजिंग की कोशिश रही है, यानी कि चीन की कोशिश रही है। और साल 1995 में पंचेन लामा का जो विवाद था, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। पंचेन लामा बौद्धों के दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु कहे जाते हैं। तब दलाई लामा ने गेधुन चोकी न्यूमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी। तो चीन ने उस बच्चे को हिरासत में ले लिया और उसके बाद उस बच्चे का कभी कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद चीन ने अपने चुने हुए पंचेन लामा को स्थापित कर दिया, जिसे तिब्बती समुदाय ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इस बार विवाद चूंकि सबसे बड़े लामा को लेकर है, या सबसे बड़े धर्मगुरु को लेकर है, दलाई लामा को लेकर है, तो यह माना जा रहा है कि यह भारत और चीन के रिश्तों में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है आने वाले दिनों में, अगर इसे ठीक से टैकल नहीं किया गया। तो देश का मूड मीटर में अब अगली स्टोरी। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का प्रकोप जारी है, और जो सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है वो है हिमाचल प्रदेश। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले मंडी में 14 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल में 14 जगहों पर अब तक बादल फटने की 20 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है, जिससे करीब 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ बताया जा रहा है। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला है वो है मंडी, जिसकी तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। और यहां एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान चला रही है। मलबों से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है, और तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से यहां तबाही मची। मंडी के थुनाग गांव के हर मकान और दुकान में मलबा, पत्थर और एक तरीके से मिट्टी पूरा जमा हुआ है, धसी हुई है मिट्टी। वहां पूरा गांव ही एक तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, जिसमें 65 लोगों को एनडीआरएफ ने अभी तक सुरक्षित निकाला है। थुनाग में बादल फटने से 100 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ था।
हिमाचल में तबाही की आशंका अभी खत्म नहीं हुई, आगे भी बनी हुई, क्योंकि मौसम विभाग ने मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, चंबा, हमीरपुर ऐसे तमाम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और 7 जुलाई तक भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के बाद एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की कुछ तस्वीरें देखिए। यहाँ उत्तरकाशी में पूरी की पूरी सड़क ही धंस गई। जरा देखिए किस तरीके से ये पूरी सड़क बर्बाद हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर मूसलाधार बारिश से सड़क का करीब 15 से 20 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। इससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। सड़क धंसने से 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई। उत्तरकाशी के बाद रुद्रप्रयाग की तस्वीरें जरा देखिए, जहां की लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ गया। गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों की संख्या में केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री फंस गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें। उत्तराखंड में सैलाबी संकट के बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है, जो कि देवभूमि के लोगों को एक बड़े खतरे से आगाह करने वाली। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक रिसर्च में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को लेकर भी एक गहरी चिंता जाहिर की गई। रिसर्च में कहा गया है कि उत्तराखंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे कि ऊंचाई वाले इलाकों में कई झीलें बन गई है और इन झीलों का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और जिसकी वजह से इनके फटने का खतरा भी मंडरा रहा। उत्तराखंड में ग्लेशियर से जुड़ी 25 ऐसी झीलें हैं जिनका आकार लगातार बढ़ रहा है, और अगर ये कभी फटती हैं तो फिर केदारनाथ जैसी आपदा उत्तराखंड को दहला सकती है। इनमें से 6 ग्लेशियर झीलें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जबकि 10 ग्लेशियर झीलें संवेदनशील हैं। जिन 6 झीलों को अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है, उसमें भिलंगना घाटी की मसर ताल, गौरी गंगा घाटी की सफ़ेद ताल, धौली गंगा घाटी की मबांग और पेंगरू ताल, अलकनंदा घाटी की मेलढांग ताल। और इन झीलों को जो है, ये जो 6 झीलों जिनके नाम हमने आपको बताए, इन झीलों को खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये झीलें ग्लेशियर के बहुत करीब हैं और इनका आकार तेजी से बढ़ रहा है, और जिससे इनके आसपास की कमज़ोर चट्टानें हैं उनके टूटने का खतरा बढ़ गया है। मॉनसून का कहर जिस तरह का चल रहा है और जिस तरह के हिमालय के इलाकों में भूकंप की घटनाएं होती रहती है, उससे भी इन झीलों के फटने का खतरा बना हुआ है, और अगर इनमें से कोई भी झील फटती है तो समझिए कि भयानक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तो उत्तराखंड के बाद गुजरात की बात करते हैं, जहां की इस बार सामान्य से 115% ज़्यादा बारिश हुई। गुजरात के 2 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जामनगर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात कैसे दिख रहे हैं वो आप जरा तस्वीरों में देखिए। और वहीं बनासकांठा का रिहायशी इलाका पूरी तरीके से पानी में लबालब भरा हुआ है, ये दूसरी तस्वीर उसकी है। बनासकांठा में पिछले 24 घंटों में 8 इंच बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश से हालात खराब हैं। यहाँ भी नदी नाले उफान पर हैं। पालघर की कुछ तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ कैसे एक शख्स पुल पार करते वक्त तेज बहाव में फंस गया। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से उसकी जान बचाई। पालघर की एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जहाँ की कैसे जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हर साल बारिश के मौसम में इसी तरीके से तटबंध से होकर गाँव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, और अगर बच्चे सड़क के रास्ते जाएं तो उन्हें नदी का एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, और जिससे कि दूरी करीब 5 किलोमीटर हो जाती है, जबकि इस तरीके से नदी पार करने में दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर रहती है। इसीलिए बच्चे कई बार इस खतरनाक रास्ते को अपनाते हैं। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत, और ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।